देखो नेक्स्ट एंट्री जो है हमारी एग्जामिशन में वो है एंट्री नंबर 53A। ये रिलेटेड है आपके वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। तो देखो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का जो वेयर हाउस होता है उसके अंदर फ्यूमिगेशन की जो सर्विस है वो एग्जेम्प्ट है। फ्यूमिगेशन का मतलब होता है पेस्ट कंट्रोल। ठीक है, तो आपका अगर वेयर हाउस है, फॉर एग्जांपल वेयर हाउस है ए लिमिटेड का, और इस वेयर हाउस में कोई भी पार्टी आके, ये कंपनी है जो कि फ्यूमिगेशन की सर्विस देती है, तो वेयर हाउस किसका है? ए लिमिटेड का। सर्विस दे रहा है बी लिमिटेड, किस चीज की सर्विस दे रहा है? फ्यूमिगेशन की, पेस्ट कंट्रोल की। इसके बदले फॉर एग्जांपल यहाँ पे 50,000 रुपीज का पेमेंट करती है कंपनी, तो इसके ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट जो है हमारा वो है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसमें आप सिंपल सा याद रख सकते हो कि लगभग सारी की सारी एग्रीकल्चर की जो एक्टिविटीज होती है उनके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। सर्विसेज की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अब सबसे पहला पॉइंट, एग्रीकल्चर होता क्या है? तो एग्रीकल्चर को आप दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। एक कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स, दो पार्ट में डिवाइड करना है एग्रीकल्चर को। एक कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स नंबर वन, एंड सेकंड इज रियरिंग ऑफ एनिमल्स एक्सेप्ट हॉर्स। रियरिंग ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एनिमल्स एक्सेप्ट हॉर्स, ये आपकी सेकंड है। तो दो चीज है एग्रीकल्चर का मतलब। व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीकल्चर? तो आप बोलेंगे कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स, इसको आप बोल सकते हो सिंपल सी लैंग्वेज में खेती, ठीक है। सेकंड इज पशुपालन, रियरिंग ऑफ एनिमल्स। क्यों? फॉर फूड, फाइबर, फ्यूल, रॉ मटेरियल और अदर सिमिलर प्रोडक्ट। तो खेती या पशुपालन क्यों करते हैं? किसी ना किसी प्रोडक्ट को डिराइव करने के लिए, फूड को, फाइबर को, फ्यूल को डिराइव करने के लिए, ठीक है। अब एग्रीकल्चर करने में हम क्या क्या सर्विसेज लेते हैं, वो सारी सर्विसेज एग्जेम्प्ट हो जाएगी। तो आप एक फील लो, सोचो, अगर आपको एग्रीकल्चर करना है तो आपको किन किन सर्विसेज की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो देखो स्टार्टिंग से मैं सीक्वेंस से चलता हूं। मान लो आपको एग्रीकल्चर करना है, तो सबसे पहले आप एग्रीकल्चर लैंड किराए पे लोगे, ठीक है। तो एक है यहाँ पे पॉइंट नंबर, दिस इज रेंटिंग ऑफ वैकेंट लैंड, ठीक है। तो एक तो हो गई वैकेंट लैंड, आप किराए पे लोगे एग्रीकल्चर करने के लिए। दूसरा, आप एग्रीकल्चर की कुछ मशीनरी भी किराए पे लोगे, तो लिखा हुआ है लीजिंग ऑफ एग्रो मशीनरी, ठीक है जी। लैंड के लिए क्या लिखा हुआ है? विद और विदाउट स्ट्रक्चर, कि लैंड के ऊपर अगर कोई कमरा बना हुआ है तो भी चलेगा, कोई इश्यू नहीं है। इंसिडेंटल टू इट्स यूज, मतलब वो भी खेती के यूज आना चाहिए। चलो, तो एक पॉइंट, ठीक है। थीम से चलोगे तो आराम से याद हो जाएगा। तो आपको खेती करनी है, आपने जमीन ले ली, आपने मशीन ले ली, ठीक है। अब खेती करने के लिए आपको चाहिए लेबर, तो आप लेबर मंगवाओगे, सप्लाई ऑफ फार्म लेबर। अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर से आप लेबर मंगाते हो, देखो आप अगर खुद लेबर को एम्प्लॉयमेंट देते हो, चलो एक इश्यू पूछ रहा हूं, आप बताना। आपको एग्रीकल्चर करने के लिए लेबर की रिक्वायरमेंट, लेबर ला सकते हो आप दो तरीके से। फर्स्ट, आप उसको खुद एम्प्लॉय कर लो, मतलब अपना एम्प्लॉय बना लो। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे किसी मेन पावर सप्लाई एजेंसी से लेबर मंगवा लो। चलो बताओ, फर्स्ट सिचुएशन, अगर आप लेबर को एम्प्लॉयमेंट देते हो, क्या इसके ऊपर जो भी आप लेबर को पेमेंट करोगे, देखो मान लेते हैं एग्रीकल्चर करने वाला कौन है? लिमिटेड, और ये लेबर है। तो लेबर को अगर एम्प्लॉय बनाया है मैंने, तो लेबर तो हमें क्या दे रहा है? सर्विस, और हम लेबर को क्या दे रहे हैं? सैलरी। बताओ जी, इसके ऊपर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? फर्स्ट सिचुएशन, जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? विद रीजन, यस नो, विद रीजन। क्या रीजन लगता है आपको? नो बोल रहे हो आप, तो रीजन क्या है उसका? एग्जेम्प्ट इज रॉन्ग, और कोई?
कहाँ एग्जेम्पशन है बताओ इसमें? एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज सप्लाई नहीं मानी जाती, कहाँ लिखा है ऐसा? ऐसा कहाँ लिखा है अंतिमा कि सप्लाई नहीं मानी जाती? न्यू ई मैजिक, ठीक है, ये तो आपने बता दिया, कीवर्ड तो आपने बता दिया, कहाँ लिखा हुआ है न्यू ई मैजिक वाला टॉपिक जो है वो कौन से सेक्शन में या कहाँ पे आपने पढ़ा है? तो यहाँ पे आंसर जो है वो तो है इट इज नॉट अ सप्लाई। बट क्यों नहीं है ये सप्लाई, रीजन क्या है? एज पर शेड्यूल 3, भूल गए क्या आप लोग इतना जल्दी? स्नेहा ने सही जवाब दिया, चलो वेरी गुड। शेड्यूल 3 में हमने पढ़ा था न्यू इमेजिक, ऐसी एक्टिविटीज जिनको हम सप्लाई नहीं मानते। तो अगर हमने लेबर को एम्प्लॉयमेंट दी है, खुद लेबर को एम्प्लॉय किया है, तो उसके ऊपर तो जीएसटी लगेगा ही नहीं, क्योंकि वो सप्लाई नहीं है। लेकिन अगर हमने लेबर को किसी एजेंसी से मंगवाया, मतलब लेबर हमारा एम्प्लॉय नहीं है, तो जो हम पेमेंट किसको करेंगे? सेकंड सिचुएशन में देखना पेमेंट किसको करेगी, ए लिमिटेड जो है उसने लेबर मंगवाई है, किससे मंगवाई है? मेन पावर सप्लाई एजेंसी से, ठीक है। तो अब की बार पेमेंट लेबर को नहीं होगा, सर्विस दे रही है ये एजेंसी, और पेमेंट भी इसको को मान लेते हैं 10 लेबर मंगाए और उनको 10,000 के हिसाब से 1 लाख रुपए मंथ के देते हैं एग्जाम्पल के रूप में, ठीक है। तो इसके ऊपर जीएसटी लगेगा क्या? सिंपल सा आंसर दिया है, अगर ए लिमिटेड ने जो लेबर मंगाई है वो एग्रीकल्चर पर्पज के लिए है तो जीएसटी नहीं लगेगा, अदर पर्पज के लिए है तो जीएसटी लगेगा। मतलब मैन पावर सप्लाई की जो सर्विस है वो टैक्सेबल होती है, पर एग्रीकल्चर की बात करें तो वो एग्जेम्प्ट हो जाती है। क्लियर है क्या अब? इज इट क्लियर? चलो, तो देखो हमने बोला एग्रीकल्चर के लिए सबसे पहले दिमाग में लाओ कि हमें लैंड चाहिए, तो लैंड लोगे जीएसटी नहीं लगेगा। मशीनरी लीज पे लोगे जीएसटी नहीं लगेगा। फार्म लेबर की सप्लाई मैन पावर एजेंसी से लोगे जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद अब लेबर भी आ गई, अब आप एक्टिविटी स्टार्ट करोगे, किसी को एक्टिविटी का कॉन्ट्रैक्ट दोगे, तो देखो एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ एनी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इंक्लूडिंग कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, प्लांट प्रोटेक्शन, टेस्टिंग, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है ना। टेस्टिंग एक्टिविटीज भी एग्जाम्प्ट है। क्या चीज की टेस्टिंग? एग्रीकल्चर से रिलेटेड, अगर आप लैंड की टेस्टिंग करा रहे हो वो भी एग्जाम्प्ट है, क्रॉप की टेस्टिंग करा रहे हो वो भी एग्जाम्प्ट है, मशीन की टेस्टिंग करा रहे हो वो भी एग्जाम्प्ट है। हर तरह की टेस्टिंग एग्जाम्प्ट है, यहाँ पे टेस्टिंग के रिगार्डिंग कोई भी डिटेल नहीं दे रखी, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोसेस कैरिड आउट एट एन एग्रीकल्चरल फार्म इंक्लूडिंग टेंडिंग, प्रूनिंग, कटिंग, हार्वेस्टिंग, ड्राइंग, क्लीनिंग, ट्रिमिंग, सन ड्राइंग, फ्यूमिगेटिंग, क्योरिंग, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, कूलिंग, बल्क पैकेजिंग, ये सारी एक्टिविटी है जो एग्जाम्प्ट होगी। कब होगी? जब आप किसी से करवाओगे। देखो समझना इस चीज को, अगर आप खुद एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कर रहे हो, खुद ही उसकी पैकिंग कर रहे हो, खुद ही सॉर्टिंग कर रहे हो, खुद ही ट्रिमिंग कर रहे हो, सारे काम खुद ही कर रहे हो, तो उसके ऊपर तो जीएसटी की हमें सवाल ही पैदा नहीं होता ना, उस पर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा। जब आप किसी को पेमेंट ही नहीं कर रहे तो आप किसी से सप्लाई ले ही नहीं रहे, ऑब्वियस सी बात है, कोई जीएसटी का क्वेश्चन नहीं है। तो ये सारी चीजें आप ये फील करके चलो कि आप किसी से ये सर्विसेज ले रहे हो, ठीक है। तो उसको जो आप पेमेंट करोगे उस पर जीएसटी देने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, एक तो बल्क पैकिंग, जैसे बल्क पैकिंग होती है ना बारदाना में, ओरियो में पैकिंग होगी जीएसटी नहीं लगेगा। रिटेल पैकिंग करवाओगे आप, जैसे 1-1 किलो के पैकेट बनवाएंगे, इस तरीके से रिटेल पैकिंग होगी तो वो जीएसटी के अंदर आ जाता है। एंड सच लाइक ऑपरेशन, बोल रहे हैं इसी तरह के कुछ भी काम अगर आप किसी से करवाते हो विच डू नॉट एल्टर द एसेंशियल कैरेक्टर, दिस इज इंपॉर्टेंट, भावना चेंज नहीं होनी चाहिए। प्रोडक्ट जो पहले था बिफोर दिस एक्टिविटी वही प्रोडक्ट बाद में होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट दिया किसी कंपनी को सॉर्टिंग करने के लिए कि इसमें से बढ़िया बढ़िया छाट दो अलग से, ग्रेडिंग करने के लिए सॉर्टिंग करके उसकी ग्रेडिंग करवा दी आपने कि जो अच्छा वाला है उसकी हम 100 किलो
100 रुपीज पर किलो की रेट रखेंगे, जो थोड़ा सा लो क्वालिटी है उसका 80 रुपए रखेंगे। इस तरीके से आपने ग्रेडिंग करवा दी उसकी, ठीक है। उससे प्रोडक्ट की असेंशियल कैरेक्टर तो कोई चेंज नहीं हुआ, जो प्रोडक्ट था वही है अभी भी, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, प्रोडक्ट का असेंशियल कैरेक्टर वही होना चाहिए जो पहले था, वो चेंज नहीं होना चाहिए। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल आलू, आलू जब उगता है तो वो मिट्टी से भरा हुआ होता है, ठीक है। आपने किसी एजेंसी को बुलाया, मान लेते हैं इस मिस्टर ए को बुलाया, इस मिस्टर ए को बोला सारे आलू की क्या कर दो, आप क्लीनिंग कर दो, ठीक है। तो मिस्टर ए सर्विस दे रहे हैं आलू को क्लीनिंग करने की, आप मिस्टर ए को कॉन्ट्रैक्ट के बदले मान लेते हैं 20,000 रुपए दे रहे हो, इसके ऊपर जीएसटी लगेगा क्या, बताओ, सोचो, क्या इसमें कवर हो रहा है क्या? क्या क्लीनिंग की एक्टिविटी से उसकी असेंशियल कैरेक्टर चेंज हो जाएगी क्या आलू की? यस नो में मुझे नहीं पता लग रहा है, एग्जेम्प्ट है, टैक्सेबल है, क्या है वो बताओ। यस नो किस चीज, कौन से सवाल का जवाब दे रहे हो, पता नहीं। एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है, चलो एग्जेम्प्ट हो गया। एक और एग्जांपल देता हूं, मान लेते हैं किसान है, किसान ने आलू उगाया है, ठीक है ना, पोटैटो भी लिख सकते हैं पर हिंदी में लिख रहा हूँ, आलू उगाया है, और फिर एक कंपनी को बनाया है ए लिमिटेड को, और इसको सारा कॉन्ट्रैक्ट दिया है, क्या कॉन्ट्रैक्ट दिया है, ए लिमिटेड यहाँ इसको सर्विस दे रही है कि जितने भी आलू है, पोटैटो है, इनसे आप चिप्स बना दो, ठीक है, और इसके बदले ये इसको 1 लाख रुपए देने वाला है। चलो बताओ इस पे जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा, हाँ या ना? ये टैक्सेबल हो जाएगा, वाई? कोई रीजन बता सकता है क्या? एग्रीकल्चर एक्टिविटी तो करवा रहे हैं मुझसे, या एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं करवा रहे? आलू इज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, बट इंपॉर्टेंट क्या है, उसका असेंशियल कैरेक्टर चेंज हो गया, अब जो चिप्स है वो आलू नहीं रहे, इसका मतलब ये टैक्सेबल हो जाएगा, एग्जेम्प्ट नहीं होगा। वेरी गुड, ठीक है, चलो, तो कंसेप्ट इज क्लियर, आगे चलें। उसके बाद बोल रहे हैं आपने जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बनाया है उसको आपके खेत से आप बाहर ले जाओगे तो लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज, वेयर हाउसिंग, ये सारी सर्विसेज एग्जेम्प्ट होगी, कोई टैक्स नहीं देना कहीं पे भी। उसके बाद एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विसेज है, इसको आप बोल सकते हो ट्रेनिंग की सर्विसेज, अगर आपको एग्रीकल्चर के लिए कोई ट्रेनिंग देता है उसकी फीस के ऊपर भी कोई जीएसटी नहीं लगेगा। नेक्स्ट है एपीएमसी की जो सर्विसेज है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, या कोई एजेंट की जो सर्विसेज है, इनको जो कमीशन देंगे ना, उस कमीशन पे भी जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर। एंड लास्ट इज फ्यूमिगेशन इन अ वेयर हाउस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, फ्यूमिगेशन मतलब पेस्ट कंट्रोल, ओके। अब देखो इसमें एक दो बातें जो आ रही है वो सामने मैं बता देता हूं आपको। एक तो राइस के ऊपर डिस्प्यूट होता है, राइस क्या है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है या नहीं है? राइस के लिए बोलेंगे हम नॉट एन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, ठीक है, ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट की जो डेफिनेशन है वो ये है कि प्रोडक्ट विच इज डायरेक्टली डिराइव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर मतलब क्या, कल्टीवेशन ऑफ प्लांट या फिर रियरिंग ऑफ एनिमल्स। तो अगर कोई खेती से डायरेक्ट जो प्रोडक्ट आता है उसको हम बोलेंगे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। तो एक तो ये इश्यू होता है राइस के ऊपर, तो राइस का हमें आंसर पता है, नॉट एन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, ठीक है। दूसरी बात देखो, अभी जो बोला गया था कि कमीशन, अच्छा यहाँ पे बोला है लोडिंग, अनलोडिंग, वेयर हाउसिंग, पैकिंग, स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, तो मैं ये एक्टिविटीज लिख रहा हूं आपके लिए, लोडिंग, अनलोडिंग, वेयर हाउसिंग, स्टोरेज एंड पैकेजिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड ऑफ राइस। बताओ क्या लगता है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की एक्टिविटी टैक्सेबल है या एग्जेम्प्ट है? लोडिंग, अनलोडिंग, वेयर हाउसिंग एग्जेम्प्ट हो जाएगी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की, और राइस की, व्हाट अबाउट राइस? राइस की भी एग्जेम्प्ट है, ध्यान रखना। इन अर्लियर एंट्री, एक एंट्री हमने पढ़ी थी पहले, उस एंट्री के अंदर राइस की भी एग्जेम्प्ट थी, यहाँ पे एग्जेम्प्ट नहीं है, बट
पुरानी एक एंट्री पड़ी थी उसमें एग्जेम्प्ट थी। थर्ड पॉइंट, कमीशन, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का अगर कमीशन है और राइस का अगर कमीशन है, देखो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की कमीशन के लिए यहाँ पे एग्जेम्पशन दे रखी है, राइस के लिए कहीं नहीं दे रखी, तो ये हो जाएगा टैक्सेबल। ठीक है, चलो देखो यहाँ नोट नंबर 1, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मैनी means any product which is directly derived from agricultural activity, that is cultivation of plant or rearing of animal except horse. Rice is not an agriculture produce since it is derived from paddy. यहां तक सबको क्लियर है? तो लगभग लगभग सारी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज एग्जेम्प्ट होती है। जैसे क्या एग्जाम नहीं होता, मान लेते हैं एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के ट्रांसपोर्टेशन की अगर मैं बात करूं, तो कोई बता सकता है कि कौन कौन से मोड से ट्रांसपोर्टेशन एग्जाम्प्ट है? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात करें तो एयर के अलावा सबसे एग्जाम्प्ट है, वेरी गुड। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन जो है ना वो एयरवेज से एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का ट्रांसपोर्टेशन करोगे तो उस पे कोई एग्जेम्पशन नहीं है। बाकी वेसल से एग्जेम्पशन थी, रेलवे से एग्जेम्पशन थी और जीटीए से भी एग्जेम्पशन थी। केवल और केवल एयर के रिगार्डिंग आपको ध्यान रखना है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के ट्रांसपोर्टेशन पे एग्जेम्पशन नहीं दे रखी। अगली एंट्री एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से रिलेटेड है। ये बोल रही है कि अगर आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो अपने खेत के अंदर, ठीक है, आप अपने एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज कर रहे हो और उसके दौरान आपको किसी कंपनी का हेल्प लेना पड़ रहा है, किस पर्पज के लिए? जॉब वर्क। आप उस कंपनी से जॉब वर्क करवाना चाहते हो, और जॉब वर्क क्या होता है? सिंपल होता है, जॉब वर्क का मतलब प्रोडक्ट है आपका और दूसरी कंपनी जो है वो आपके प्रोडक्ट के ऊपर कोई एक्टिविटी करके देगी जिससे कि एसेंशियल कैरेक्टर चेंज ना हो। ठीक है, तो देखो, कैरिंग आउट एन इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस एज जॉब वर्क इन रिलेशन टू कल्टीवेशन ऑफ प्लांट और रियरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑफ एनिमल एक्सेप्ट रियरिंग ऑफ हॉर्स फॉर फूड, फाइबर, फ्यूल, रॉ मटेरियल। तो ये सारी लाइन यहां से लेके यहां तक, इसको एक शब्द में लिख सकते हैं हम, एग्रीकल्चर एक्टिविटी। तो सिंपल सा देखो, इसको रीड करो। अगर कोई कंपनी आपके लिए कोई भी इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस कर रही है एज जॉब वर्क इन रिलेशन टू एग्रीकल्चर, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, बट इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस की बात कर रहे हैं, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया कि आलू से चिप्स बनाना, वो प्रोडक्शन प्रोसेस का पार्ट नहीं है, वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बनने के बाद की एक्टिविटी है। हम बात कर रहे हैं कि प्रोडक्शन होने तक अगर हम कोई एक्टिविटी करवाते हैं किसी से तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। आप तो एक सिंपल सा लॉजिक पकड़ लो, यहां पे आपने प्रोडक्शन स्टार्ट किया किसी भी प्रोडक्ट का, है ना, यहाँ पे आपका प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है। ठीक है, आपने प्लांटेशन किया है क्रॉप्स वगैरह का, और यहाँ पे जाके आपका क्रॉप जो है, क्रॉप बोल दो या वेजिटेबल बोल दो या फ्रूट्स बोल दो, ठीक है, ये क्या हो जाते हैं? ये फाइनल हो जाते हैं, फाइनलाइज्ड। इसके बीच में कोई भी एक्टिविटी करवा लो, यहाँ कोई भी जॉब वर्क करवा लो आप किसी से, इसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, ये एग्जाम्प्ट हो। पर एक बार प्रोडक्ट बन गया, बनने के बाद आपको क्या देखना है? अगर क्रॉप फाइनलाइज हो गया, इसके बाद अगर आप किसी से कोई एक्टिविटी करवाते हो तो इसके ऊपर आपको दो चीज ध्यान रखनी है। असेंशियल करेक्टर, असेंशियल करेक्टर सेम है, एग्जेम्प्ट रहेगा। असेंशियल करेक्टर चेंज हो जाता है, टैक्सेबल हो जाएगा।
देखो ये चीज समझ में आ रही है क्या आपको? ये चार्ट एक बार समझ लेना। अगर क्रॉप बनने तक कोई भी एक्टिविटी करवाते हो जॉब वर्क, उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि वो अभी तक तो क्रॉप आपका फाइनलाइज हुआ ही नहीं है, प्रोडक्शन से पहले इंटरमीडिएट प्रोसेस है। लेकिन अगर प्रोसेस होने के बाद जो क्रॉप फाइनलाइज हो गया, जैसे आलू का एग्जांपल दिया था, ठीक है, उसके बाद अगर आप कोई एक्टिविटी करवाते हो उस पे, तो वहां पे आपको चेक करना है असेंशियल करेक्टर अगर सेम है तो एग्जेम्प्ट रहेगा, सेम नहीं है, चेंज हो रहा है एसेंशियल करेक्टर, तो टैक्सेबल हो जाएगा। समझ में आ गया? चलो अब देखो कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं नीचे। प्रोसेस्ड टी एंड कॉफी आर नॉट एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। प्रोसेस्ड टी मतलब टी लीव्स की बात करें तो टी लीव्स तो आपके एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में ही आएंगे, पर प्रोसेस्ड टी जो है, जो चाय पत्ती होती है, वो आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है, कॉफी भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है। क्या लिखा हुआ है? टी यूज्ड फॉर मेकिंग द बेवरेज such as black tea, green tea, white tea is a processed product made in tea factory after carrying out several processes such as drying, rolling, shaping, refining, oxidation, packing, etc. on green leaf and is the processed output of the same. Thus, green tea leaves are the agriculture produce and not the tea. वही बात होगी जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है अभी। देखो ग्रीन लीव्स बनने तक यहाँ ग्रीन लीव्स का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, यहाँ ग्रीन लीव्स बन गई, इसके बीच में कोई एक्टिविटी होती एग्जेम्प्ट हो जाती। बट ग्रीन लीव्स बनने के बाद उसके ऊपर एक्टिविटी की जा रही है फैक्ट्री में ले जाके, और उससे वो ग्रीन लीव्स की एसेंशियल कैरेक्टर चेंज हो गया, ग्रीन लीव्स क्या बन गई? चाय पत्ती, तो ये रहेगा टैक्सेबल। ठीक है, सेम इज द केस विद कॉफी। ठीक है, जगेरी इज नॉट एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। नेक्स्ट, प्रोसेसिंग ऑफ शुगर केन इनटू जगेरी चेंजेज इट्स एसेंशियल कैरेक्टर। तो शुगर केन जो है ये आपका फाइनल क्रॉप है, शुगर केन बनाने में कोई काम करवाओगे जीएसटी नहीं लगेगा, इससे जैगरी में चेंज करोगे तो ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं रहेगा और उस पर जीएसटी लग जाएगा। नेक्स्ट, पल्सेज आर नॉट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्सेप्ट फॉर होल पल्स ग्रेन्स। तो पल्सेज भी क्या होते हैं? फैक्ट्री में बनते हैं। देखो पल्सेज कॉमनली नोन एज दाल आर ऑब्टेन्ड आफ्टर डीहस्किंग एंड स्प्लिटिंग और बोथ। द प्रोसेस ऑफ डीहस्किंग और स्प्लिटिंग इज यूजुअली नॉट कैरिड आउट बाय फार्मर्स, ये किसान नहीं करते हैं ये काम, एंड और एट फार्म लेवल बट बाय द पल्स मिलर्स। तो ये फैक्ट्रियों में मिल्स में काम होता है। ठीक है, तो ये आप बोल सकते हो कि दाल जो रो दाल निकली है उसके बाद फैक्ट्रियों में उसकी फिनिशिंग होती है। ठीक है, तो वो जो फैक्ट्री वाला जो प्रोसेस है वो टैक्सेबल हो जाएगा। देयरफॉर पल्सेस डीहस्क्ड और स्प्लिट आर नॉट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, हाउएवर होल पल्स ग्रेन सच एज होल ग्राम, राजमा एटसेट्रा, इनको एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मानेंगे। होल पल्स ग्रेन जो होती है ना, इनको क्या माना जाएगा? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। एंड सेम आपके आता है ड्राई फ्रूट से रिलेटेड। स्पीसीज, प्रोसेस्ड स्पीसीज है तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है, प्रोसेस्ड ड्राई फ्रूट है, कैश्यू नट है, ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं होंगे। इनकी रॉ फॉर्म जो होगी ना, जब ये कल्टीवेशन करके निकलते हैं, इनका जो रॉ है, रॉ फॉर्म, वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस माना जाएगा। प्रोसेस करने के बाद ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं रहेंगे। चलो आगे चलते हैं, ये कुछ एग्जाम्पल हो गए आपके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के। फिर एक ये सर्कुलर आया हुआ है, जॉब वर्क ऑफ मिलिंग ऑफ पैडी इनटू राइस टैक्सेबल। देखो ये क्या हो रहा है, जब एग्रीकल्चर, वो चार्ट जो अभी बनवाया था, एग्रीकल्चर प्रोसेस यहाँ स्टार्ट हुआ, ठीक है, एंड कब हो जाता है? वो जब पैडी बन जाता है, पैडी बनने पे एंड हो गया प्रोसेस। अब आप किसी से एक्टिविटी करवा रहे हो, क्या एक्टिविटी करवा रहे हो? मिलिंग, ठीक है ना, पैडी से राइस में कन्वर्ट करवा रहे हो आप फैक्ट्री में, एसेंशियल कैरेक्टर चेंज हो रहा है तो टैक्सेबल हो गया। अब टैक्सेबल क्या रेट से होगा? 5% की रेट दे रखी है। तो ये चार्ट याद रख लेना। फाइनल प्रोडक्ट होने तक कोई एक्टिविटी है तो वो एग्जेम्प्ट होएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर फाइनल एक बार प्रोडक्ट हो गया उसके बाद अगर एक्टिविटी है तो आप एसेंशियल कैरेक्टर की डेफिनेशन चेक कर लेना, वो चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा। चलो जी नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम, छोटी छोटी सी एंट्री कुछ। नेक्स्ट एंट्री है आपकी सर्विस बाय वे ऑफ
आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ लाइव स्टॉक अदर देन हॉर्स, ठीक है। नेक्स्ट, स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल्स। स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल्स का मतलब बुच्चड़ खाने, उनके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगता। नेक्स्ट एंट्री, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, ठीक है, इनके ऊपर कुछ स्पेशल एक्टिविटीज है जो कि जीएसटी से बाहर रखी गई है। फ्रूट्स वेजिटेबल्स पे केवल ध्यान रखना, हर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की बात नहीं है, केवल फ्रूट्स वेजिटेबल्स की बात कर रहे हैं। क्या क्या स्पेशल एक्टिविटी है? प्री कंडीशनिंग, प्री कूलिंग, राइपनिंग, वैक्सिंग, रिटेल पैकिंग और लेबलिंग। तो यहां ध्यान रखना, ऊपर हमने पढ़ा था बल्क पैकिंग करना एग्जेम्प्ट है, बट फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के लिए रिटेल पैकिंग भी एग्जेम्प्ट है, ठीक है। आगे वही कंडीशन है, उनका असेंशियल कैरेक्टर चेंज नहीं होना चाहिए, ये तो इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, इसी से रिलेटेड आती है एनसीसीसीडी, नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड चेन डेवलपमेंट। ये क्या होता है? ये होता है इंडिया में अवेयरनेस के लिए। किस चीज की अवेयरनेस? कोल्ड चेन की, है ना। कोल्ड चेन स्टोरेज जो होता है उसकी अवेयरनेस इंडिया में जागरूकता फैलाने के लिए ये अथॉरिटी बनाई है गवर्नमेंट ने। तो इस अथॉरिटी को बोला है आपकी जितनी भी सर्विसेज है वो जीएसटी फ्री रहेगी। तो ये भी किससे रिलेटेड हो गया? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, या फिर हम बोल सकते हैं कोल्ड चेन स्टोरेज का प्रमोशन कर रहे हैं ये, ठीक है ना, जो कि आजकल बहुत चल रहा है। 2-2, 3-3 महीने तक प्रोडक्ट की लाइफ आ जाती है इससे, कोल्ड चेन से। ओके, यहां जाके एक बार आपकी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हो जाती है समाप्त। क्लियर है यहां तक सबको? चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। एफडीएम, एफडीएम का मतलब होता है फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशंस लोकेटेड इन इंडिया। तो आप बोल सकते हो फॉरेन एम्बेसीज। इंडिया में जो फॉरेन की एम्बेसी है, ये कोई भी सर्विस दे रहे होंगे, कोई टैक्स नहीं लगेगा। नेक्स्ट इज एंट्री नंबर 60, रिलीजियस पिलग्रिमेज। क्या होता है रिलीजियस पिलग्रिमेज का मतलब? तीर्थ यात्रा, है ना, ठीक है। देखो, तीर्थ यात्रा आप खुद, अगर आपको तीर्थ यात्रा करनी है, आप समझना इस बात को, अगर आपको तीर्थ यात्रा करनी है कैसे करोगे? आप किसी पैकेज डीलर के पास जाओगे, ठीक है। मान लेते हैं आप यात्रा.com पे गए, या फिर कोई लोकल पैकेज डीलर के पास गए। यात्रा.com पे गए, यहां से आपने पैकेज बुक करवाया, और पैकेज बुक हुआ सपोज 1 लाख रुपए में, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो इस 1 लाख पे एग्जेम्पशन दिए गए उन्होंने? ना जी ना, इस पे कोई एग्जेम्पशन नहीं है, ये टैक्सेबल रहेगा। तो एग्जेम्पशन किस पे दिए? तो ऐसा नहीं है कि हर तीर्थ यात्रा की कॉस्ट पे एग्जेम्पशन है, नहीं। एग्जेम्पशन केवल तभी है जब वो रिलीजियस पिलग्रिमेज कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? एक, हज कमेटी। दूसरा, कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड। हज कमेटी कहाँ की तीर्थ यात्रा करवाता है? हज की। और कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड, ये किसकी तीर्थ यात्रा करवाता है? कैलाश की, ठीक है। तो यहां कोई पैसा दे रहे हो ना आप, इसके ऊपर जीएसटी माफ है। ऐसा नहीं है कि लोकल किसी से भी आप ले रहे हो तीर्थ पैकेज, वो टैक्सेबल होंगे, उस पर कोई एग्जेम्पशन नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट, स्पेसिफाइड सर्विसेज बाय गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी। देखो गवर्नमेंट की कुछ एग्जेम्पशंस थी, उसमें कुछ और है। 5 चीजें, पासपोर्ट, वीजा, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, ठीक है। इनके इशू करने के चार्जेस लेती है अगर गवर्नमेंट, उन चार्जेस पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है ए लिमिटेड, इसके डायरेक्टर को फॉरेन जाना है बिजनेस विजिट के लिए, यूएस जाना है सपोज इसको, और यूएस का इसको बिजनेस वीजा चाहिए,
ठीक है ना, कंपनी को नीचे, डायरेक्टर को चाहिए। पर वीजा तो पेमेंट कंपनी करेगी, तो मान लेते हैं यहाँ पे 1 लाख रुपए का वीजा चार्ज लगा और गवर्नमेंट ने यहाँ पे वीजा दे दिया, इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, ये हो जाएगा एग्जेम्प्ट। ठीक है, क्लियर है? बोल लो फटाफट, क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, तो पांच पांच इशू चार्जेस है आपके जो एग्जाम्प्ट है: पासपोर्ट, वीजा, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट। ओके, नेक्स्ट आती है अगेन गवर्नमेंट की सर्विस। गवर्नमेंट टॉलरेटिंग नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या है? देखो, गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट दिया, मान लेते हैं हम एक बार, गवर्नमेंट ने एक टेंडर दिया है कंपनी को, ए लिमिटेड को टेंडर दे दिया। ठीक है, इसको टेंडर देने का मतलब क्या होता है? टेंडर देने का मतलब होता है ए लिमिटेड सर्विस देगा, ठीक है, और गवर्नमेंट उसको पेमेंट करेगी। ये तो टेंडर दिया गया था इसको, चलो, लेकिन ए लिमिटेड ने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म ही नहीं किया, नॉन परफॉर्मेंस, नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाई ए लिमिटेड। ए लिमिटेड ने मना कर दिया, चलो कोई नहीं। तो जब टेंडर इश्यू होता है तो बहुत से लोगों ने टेंडर लगाया होगा, ए लिमिटेड को अलॉट हुआ होगा क्योंकि इसने लोवेस्ट कोटेशन दिया होगा। उसके बाद अगर ए लिमिटेड मना कर देता है तो गवर्नमेंट को बहुत सा यहाँ पे क्या होता है, टाइम भी वेस्ट होता है, मनी भी वेस्ट होती है कि पहले तो इन्होंने टेंडर किया था। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट क्या करती है, ए लिमिटेड से लिक्विडेटेड डैमेज लेती है ना, ऐसे नहीं छोड़ेगी, वो कॉन्ट्रैक्ट अपने आप कैंसिल नहीं होगा। ए लिमिटेड परफॉर्म नहीं कर रहा तो यहाँ पे वो क्या देगा, लिक्विडेटेड डैमेजेज, सिंपल सा आप बोल सकते हो पेनल्टी देगा। ठीक है, क्यों दे रहा है वो, ये आपको समझने की बात है। ए लिमिटेड किस चीज का पेमेंट कर रहा है? अगर इसको सिंपल वर्ड्स में बोले तो पेनल्टी बोल सकते हो, बट बोलना नहीं है। बोलना क्या है इसको, लिक्विडेटेड डैमेजेस। कोई बता सकता है क्या? गवर्नमेंट जो पेमेंट ले रही है, अमाउंट भी लिख देते हैं थोड़ी, ताकि थोड़ी फीलिंग आ जाए। 10 लाख रुपए का मान लेते हैं गवर्नमेंट ने लिक्विडेटेड डैमेजेस लिया है ए लिमिटेड से। किस चीज का लिया ये? गवर्नमेंट क्या दे रही है ए लिमिटेड को? गुड्स दे रही है, सर्विस दे रही है, या अदर देन गुड सर्विस कुछ दे रही है? सोचो और बताओ। सर्विस दे रही है पक्का? कौन सी सर्विस है ये सर्विस आपको मैंने शेड्यूल 2 में बताई थी। इस सर्विस को बोलते हैं टोलरेटिंग नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट टॉलरेट कर रही है नॉन परफॉर्मेंस को, तो ये सर्विस है गवर्नमेंट ए लिमिटेड को दे रही है और 10 लाख का डैमेज ले रही है, कोई जीएसटी नहीं लगेगा, एग्जाम्प्ट हो जाए। ठीक है, लेकिन मुझे बताओ, अगर यहाँ गवर्नमेंट नहीं होती, या रिलायंस होती, रिलायंस ने टेंडर दिया था और सामने उस कंपनी ने मना कर दिया, ऐसे केस में रिलायंस इससे 10 लाख का लिक्विडेटेड डैमेजेस ले रहा है। अब बताओ, सर्विस तो वही है, टॉलरेटिंग नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बताओ क्या ये एग्जेम्प्ट होगा क्या? क्या लगता है आपको, क्या इस पे भी एग्जेम्पशन है कि ये टैक्सेबल है? दिस विल बी टैक्सेबल, ध्यान रखना। केवल गवर्नमेंट के केस में एग्जेम्पशन है, अदर कोई कंपनी है ये सर्विस दे रही है टॉलरेट करने वाली, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। प्लीज नोट कर लो इनको, एग्जाम्पल को, ताकि आपको ध्यान रहे। गवर्नमेंट के केस में ये वाला केस होगा तो एग्जेम्पशन होगी, अदर देन गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी कोई है तो फिर ये टैक्सेबल रहेगा। हटा दूं?
नोट कर लिया हो तो हटा दें। चलो, तो ये हो गया आपका गवर्नमेंट टॉलरेटिंग नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट इज अगेन गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट है जो कि असाइनमेंट कर रही है राइट टू यूज नेचुरल रिसोर्सेज। किसको कर रही है? इंडिविजुअल फार्मर। ये चीज ध्यान रखना है, फार्मर जो है वो इंडिविजुअल होनी चाहिए, किसी फार्मिंग कंपनी को दे रहे हैं तो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। राइट टू यूज नेचुरल रिसोर्सेज फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। देखो इसमें दो चीजें बनानी है आपको। असाइनमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, असाइनमेंट ऑफ राइट टू यूज नेचुरल रिसोर्सेज। क्या होता है नेचुरल रिसोर्सेज? प्राकृतिक संपदा जो गवर्नमेंट के पास है, जैसे कोल है, ठीक है ना। तो नेचुरल रिसोर्सेज का आवंटन जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो गवर्नमेंट करती है, ठीक है। और वो जो आवंटन होता है वो कुछ फिक्स पीरियड के लिए होता है। उसके बदले गवर्नमेंट क्या लेती है? फीस लेती है। तो इस नेचुरल रिसोर्सेज को अगर आवंटन किया जा रहा है टू इंडिविजुअल फार्मर, इंडिविजुअल फार्मर फॉर एग्रीकल्चर पर्पज, दो चीजें ध्यान रखना, फार्मर होना चाहिए और एग्रीकल्चर पर्पज, तब तो हो जाएगा ये एग्जेम्प्ट। एक एग्जेम्पशन तो ये दे रखी है। दूसरी, टू अदर्स, किसी और को अगर नेचुरल रिसोर्सेज का असाइनमेंट किया जाए तो इंडिविजुअल फार्मर के अलावा, तो इसमें दो चीजें हैं। असाइनमेंट कब किया है? अप टू 31 मार्च 2016 तक, या आफ्टर 31 मार्च 2016, ये ध्यान रखना है। अगर 31 मार्च 16 तक नेचुरल रिसोर्सेज का आवंटन कर दिया गया था तो ये एग्जेम्प्ट होगा। क्या एग्जेम्प्ट होगा? इसकी जो अपफ्रंट अमाउंट है, इसका जो वन टाइम पेमेंट है ना, वन टाइम, वो एग्जेम्प्ट होगा। और इसके बाद होगा तो ये टैक्सेबल होगा। सेम जो आपने स्पेक्ट्रम पढ़ा था, याद आ रहा है कि स्पेक्ट्रम सेम लिमिट है। 31 मार्च 2016 से पहले का है तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, 31 मार्च 2016 के बाद है तो टैक्सेबल हो जाएगा। देखो क्या लिखा हुआ है, यहां से रीड करो, आपको दो एंट्री कवर हो जाएगी। फर्स्ट फार्मर वाली हो गई। सेकंड एंट्री पे आ जाओ। सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी बाय असाइनमेंट ऑफ राइट टू यूज एनी नेचुरल रिसोर्सेज वेयर सच राइट वाज टू यूज वाज असाइंड बिफोर 1/4/2016, मतलब अप टू 31/3/2016 तक अगर राइट दे दिया था तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। प्रोवाइडेड दैट एग्जाम्पशन शैल अप्लाई ओनली टू टैक्स पेबल ऑन वन टाइम चार्ज, है ना, जो स्टार्टिंग में पेबल होता है, पेबल इन फुल अपफ्रंट और इन इंस्टॉलमेंट फॉर असाइनमेंट ऑफ राइट टू यूज सच नेचुरल रिसोर्सेज। अब वो जो वन टाइम पेमेंट है वो आप एक साथ पेमेंट कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसको आप इंस्टॉलमेंट्स में पे कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो दोनों ही केस में क्या होगा? एग्जेम्प्ट होगा। क्लियर है यहां तक सबको? नेक्स्ट एंट्री पे आ जाओ। नेक्स्ट एंट्री है आपकी MOT चार्जेज, मर्चेंट ओवर टाइम चार्जेज। ये क्या होते हैं? जो पोर्ट होता है वहां पे जो ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, देखो डेप्यूटिंग ऑफिसर्स जो कि ऑफिस आवर्स के बाद मतलब एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं, एक्स्ट्रा टाइम वर्किंग करवा रहे हैं हम इनसे। अब एक्स्ट्रा टाइम वर्किंग दो टाइम पे होती है, या तो ऑफिस आवर के बाद में या फिर हॉलीडे वाले दिन। तो इनको पेमेंट किया जाता है, एक्स्ट्रा वर्क का इनको जो पेमेंट किया जाता है वो किससे लेके किया जाता है? वो किया जाएगा इंपोर्टर या एक्सपोर्टर से लेके। तो ये जो पेमेंट रिसीव करेगी ना गवर्नमेंट, इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। मान लेते हैं यहां से 20,000 रुपए देते हैं तो ये हो जाएगा आपका एग्जेम्प्ट। इसको नाम क्या दिया जाता है इस चार्ज को?
एमओटी मर्चेंट ओवर टाइम चार्जेस, देखो नाम में लिखा हुआ है मर्चेंट ओवर टाइम चार्जेस, ओवर टाइम करने के बदले जो फीस ली जा रही है उसको जीएसटी से माफ किया गया। ओके, इसको रीड कर देता हूं एक बार। सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट बाय वे ऑफ डेप्यूटिंग ऑफिसर्स आफ्टर ऑफिस आवर्स और ऑन हॉलीडे फॉर इंस्पेक्शन और कंटेनर स्टफिंग। अब इंपोर्टर एक्सपोर्टर के लिए काम क्या करते हैं ये, इंस्पेक्शन का काम कर रहे होंगे या कंटेनर स्टफिंग कंटेनर भरने का काम कर रहे होंगे, और सच अदर ड्यूटी इन रिलेशन टू इंपोर्ट एक्सपोर्ट कार्गो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट गुड्स से रिलेटेड और कोई काम कर रहे होंगे ऑन पेमेंट ऑफ एमओटी चार्जेस, तो एमओटी चार्जेस पेमेंट करने के बाद। ठीक है, वो लोग क्लियर है क्या यहां तक? ओके, चलो नेक्स्ट जो एंट्री है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, एग्री सॉरी एजुकेशन की, एंट्री नंबर 66। इसको अच्छे से देखना क्या बोलना चाह रही है एंट्री। सबसे पहला पॉइंट, एजुकेशन की सर्विसेज जो दे रहा है उसमें कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एग्जेम्पशन है। तो एक बात अच्छे से दिमाग में डाल लो, जितने भी कोचिंग सेंटर है उनके ऊपर कोई एग्जेम्पशन नहीं है, वो फुल्ली टैक्सेबल होंगे। ठीक है, कोचिंग सेंटर्स फुल्ली टैक्सेबल होंगे। एग्जेम्पशन किसको देनी है, तो वो ध्यान रखना है आपको कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन किस किस को माना जा रहा है यहाँ। तो देखो इसका चार्ट बनेगा दो पार्ट में, दो चीजें बनानी है मतलब चार्ट में। सबसे पहली चीज तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन किसको बोलोगे आप, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो उन्होंने तीन चीजों को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बोला है। नंबर वन इज स्कूल, ठीक है ना, जो सीनियर सेकेंडरी तक आपको एजुकेशन देते हैं। उसके बाद कॉलेज, जो कि आपको किसी रिकॉग्नाइज्ड डिग्री की पढ़ाई करवाएंगे। उसके बाद कुछ अप्रूव्ड वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है ना, जो वोकेशनल कुछ अप्रूव्ड वोकेशनल ट्रेनिंग है उसके जो सेंटर है ये ये तीन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की कैटेगरी में आएगा। इसके बाद इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। अब दो चीजें, एक तो इनकी आउटवर्ड सप्लाई और एक इनकी इनवर्ड सप्लाई। ठीक है, दोनों पे एग्जेम्पशन देखनी है आप। तो पहले तो मैं बात कर रहा हूं इनके आउटवर्ड सप्लाई की। खास बात यह है कि आउटवर्ड सप्लाई तीनों की जो है उसमें एग्जेम्पशन सेम है, इसलिए एक साथ लिख रहा हूं तीनों की आउटवर्ड सप्लाई पे दो एग्जेम्पशन है। पहली, एनी सर्विस टू एफ एस एस, एफ का मतलब फैकल्टी, एस का मतलब स्टूडेंट और एस का मतलब स्टाफ। तो देखो ये लोग कोई भी सर्विस दे रहे हैं किसको, फैकल्टी को, स्टूडेंट्स को या स्टाफ को, तो कोई जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, दूसरी दूसरी जो एग्जेम्पशन है वो है एंट्री फीस फॉर एंट्रेंस एग्जाम। एंट्री फीस बोल दो या फीस फॉर एंट्रेंस एग्जाम बोल दो, ठीक है। एंट्रेंस एग्जाम की जो फीस होती है उस फीस के ऊपर भी कोई जीएसटी नहीं लगेगा। तो ये दो एग्जेम्पशन है और ये सबके लिए सेम है। चार्ट बना लो इसको, यहां तक बन जाए तो बताओ, फिर इनके इनवर्ट सप्लाई की बात करते हैं। तो आउटवर्ड सप्लाई पे दो एग्जेम्पशन है जो कि दोनों के लिए सेम है।
हो गया क्या नोट? चलो, आउटवर्ड सप्लाई का पता लग गया। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे सोचो आप, स्कूल है, वो स्टूडेंट्स को कोई भी सर्विस देती है। स्टूडेंट्स को क्या क्या सर्विस दे सकती है स्कूल? स्कूल ने स्टूडेंट्स के लिए ट्रांसपोर्टेशन अरेंज कर रखा है, कोई जीएसटी नहीं लगेगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा क्योंकि स्टूडेंट्स को दिया जा रहा है। उनके लिए मिड डे मील अरेंज कर रखा है, कोई जीएसटी नहीं लगेगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ठीक है। फैकल्टी है, स्टाफ है, तीनों के लिए कोई भी सर्विस हो, कुछ भी दे रखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब कुछ एग्जाम्प्ट है। अब बात आ रही है जब ये इनवर्ट सप्लाई लेंगे तो क्या? तो देखो सबके लिए अलग अलग एग्जाम्पशन है। पहले स्कूल की बात करते हैं। स्कूल जब इनवर्ट सप्लाई लेगा तो 4 सर्विसेज एग्जाम्प्ट है, CAST। कास्ट की जो सर्विसेज है वो एग्जाम्प्ट हो जाएगी। ठीक है। कास्ट का मतलब क्या होता है, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं। सी का मतलब कैटरिंग की सर्विस इंक्लूडिंग मिड डे मील, कैटरिंग इंक्लूडिंग मिड डे मील। ए का मतलब एडमिशन और कंडक्ट ऑफ एग्जाम। कोई एजेंसी है जो स्कूल के लिए एडमिशन एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है, एडमिशन के लिए या एग्जाम के लिए वो सर्विसेज दे रही है स्कूल्स को, कोई जीएसटी नहीं लगेगा। एस का मतलब सिक्योरिटी, क्लीनिंग या हाउसकीपिंग की सर्विसेज जो मिल रही है स्कूल को। और टी का मतलब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ FSS। ठीक है। ये 4 सर्विसेज पे जीएसटी नहीं लगेगा अगर स्कूल को दी जा रही है तो। फिर बात करें कॉलेज की। कॉलेज को कौन सी सर्विस देने पे जीएसटी नहीं लगेगा? तो 2 सर्विसेज है, ए और ओ। ए का मतलब वही ऊपर जो लिखा हुआ है, एडमिशन या कंडक्ट ऑफ एग्जाम। और ओ का मतलब ऑनलाइन पीरियडिकल्स। एंड लास्ट इज अप्रूव्ड वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इनके लिए बोला है, एक ही एक्टिविटी है इनके लिए, वो है आपकी एडमिशन वाली। नोट कर लो इसको। देखो आउटवर्ड सप्लाई तीनों की सेम है, जिसपे एग्जेम्पशन है तो एक साथ ही लिख दिया मैंने। और इनवर्ट सप्लाई सब पे अलग अलग एग्जेम्पशन है, इसलिए तीनों की अलग अलग लिख दी। तो इस चार्ट को कॉपी कर लो अच्छे से, और कॉपी करके फिर एक बार मैसेज डाल दो। डन हो गया क्या? डन।
चलो हटा दूं। ये आपके एंट्री नंबर 66 यहाँ दे रखी है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं वो बता रखा है। देन जो दो एग्जेम्पशन आउटवर्ड सप्लाई पे वो दे रखी है, और इनवर्ड सप्लाई पे जो एग्जेम्पशन है वो दे रखी है आपको यहाँ पे। ठीक है, जिसको मैंने आपको अलग अलग बता दिया ताकि आपको याद करने में इजी हो जाए। चलो नेक्स्ट एंट्री पे आ जाओ। अगली जो एंट्री है वो बात कर रहा है आईआईएम की सर्विसेज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। क्या लिखा हुआ है? दिस एंट्री हैज बीन विड्रॉन। क्यों विड्रॉ? देखो, आईआईएम आर नाउ ट्रीटेड एज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, देयरफॉर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय देम टू देयर स्टूडेंट्स विल बी एग्जाम्ड अंडर एंट्री नंबर 66। ठीक है, तो आईआईएम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कवर हो रहा है तो उसके ऊपर भी वही एग्जाम्शन है। However, IIM also runs various short-term programs and provide participation certificates to the participants. These certificates are not any qualification recognized by law. Therefore, these courses will be taxable at 18%. तो सिंपल सी बात है, देखो आपको जो कॉलेज का जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बता रखा है उसमें क्या पॉइंट है, जो कि पढ़ाई करवा रहा है एनी क्वालिफिकेशन या डिग्री रिकॉग्नाइज्ड बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। ठीक है, कोई भी लॉ की पढ़ाई करवा रहे हो, डिग्री दे रहे हैं वहां पे, तो वो एग्जेम्प्ट है। अगर कोई डिप्लोमा कोर्स है, कोई सर्टिफिकेट कोर्स है, तो वो टैक्सेबल होगा और उस पे टैक्स की रेट 18% है। बाय डिफॉल्ट सर्विस पे जो रेट है वो 18% होती है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट ध्यान रखना है आपको। आईएएम की जो डिग्री वाले कोर्स है, एमबीए की जो डिग्री मिलती है वो तो आप एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, बट जो सर्टिफिकेट कोर्स करवाते हैं वो, उसके ऊपर टैक्स लगेगा। चलो जी नेक्स्ट, रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी की सर्विसेज। रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी क्या होता है, सबसे पहले तो वो देख लो। स्पोर्ट्स बॉडी जो स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज करते हैं उनको रिकॉग्नाइज कर दिया गया। रिकॉग्नाइज कहाँ? जीएसटी के अंदर। कौन कौन से? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, नेशनल स्पोर्ट्स प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन, और बॉडी विच रेगुलेट स्पोर्ट एट इंटरनेशनल लेवल। ठीक है, तो इसके अंदर जो है आपका बीसीसीआई कवर हो जाता है। इनकी कौन सी सर्विसेज है जो एग्जेम्प्ट है, कौन सी है जो टैक्सेबल? तो देखो इसमें दो चीजें हैं। अगेन वही, इनकी आउटवर्ड सप्लाई भी चेक करनी है, इनकी इनवर्ड सप्लाई भी चेक करनी है आपको। ठीक है, तो देखो आरएसबी, रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी, एग्जांपल ले लेता हूं मैं बीसीसीआई का। ठीक है, बीसीसीआई की जो आउटवर्ड सप्लाई है वो टैक्सेबल है या एग्जेम्प्ट है? तो ये डिपेंड करता है दो चीजों पर। ये आउटवर्ड सप्लाई के लिए बनाया मैंने, ध्यान। आउटवर्ड सप्लाई अगर रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी को ही दे रहे हैं तब तो हो जाएगी एग्जेम्प्ट, और आउटवर्ड सप्लाई दे रहे हैं अनरिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी को तो फिर टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखो इनके इनवर्ट सप्लाई की बात करते हैं। आरएसबी को सर्विस कौन दे रहा है? अगर सर्विस देने वाला है आर टी सी यू पी में से कोई भी, आरटी कप। आरटी कप का फुल फॉर्म क्या होता है? आर का मतलब रेफरी, टी का मतलब टीम मैनेजर, सी का मतलब कोच, यू का मतलब एम्पायर, और पी का मतलब प्लेयर। इनकी सर्विसेज तो क्या होगी? एग्जाम। और इनके अलावा कोई होगा तो, और कोई सर्विस दे रहा होगा आरएसबी को, तो ये हो जाएगी टैक्सेबल। एग्जाम्पल अदर्स का, जैसे चीयर लीडर्स, एंकर, कमेंटेटर्स, ठीक है ना, एटसेट्रा एटसेट्रा। लो जी, अगेन ये चार्ट बना लो।
आरएसबी का क्वेश्चन आया तो आरएसबी में दो चीजें देखनी है, उसकी आउटवर्ड सप्लाई देखनी है, उसकी इनवर्ड सप्लाई देखनी है। आउटवर्ड सप्लाई अगर आरएसबी को है तो एग्जेम्प्ट है, इनवर्ड सप्लाई अगर आरटी कप ने दी है तो एग्जेम्प्ट है। अच्छा यहाँ पे मैं ये लिखूं तो कि इसको जो इनवर्ड सप्लाई दे रहा है वो भी आरएसबी है, क्या होगा बताओ आंसर? एक आरएसबी आरएसबी से ही सर्विस ले रहा है, क्या होगा, टैक्सेबल की एग्जेम्प्ट? एग्जेम्प्ट होगा ना, ऑब्वियसली। लो जी, तो ये सब चीजें आपने पढ़ भी रखी है, और ये सेल्फ अब एक्सप्लेनेटरी हो जाती है आपके लिए जिस लेवल पे आपको, इसलिए मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा। फिर भी कोई डाउट लगे आपको तो आप बता देना, उसको ज्यादा और एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, अब ये बहुत सिंपल सी चीजें हैं आप लोगों के लिए। चलो आगे। चलो देखो नेक्स्ट पे आ जाओ। एंट्री नंबर 69, सर्विसेज बाय एनएसडीसी। एनएसडीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, और एसएससी सेक्टर स्किल काउंसिल। आप तो सिंपल सा माइंड में रखो क्या, कुछ स्पेशल स्किल डेवलपमेंट कोर्स होते हैं। ठीक है, एक तो कोर्स होता है जैसे आपकी स्कूलिंग की, 12th तक की, सीनियर सेकेंडरी कर लिया आपने, फिर आपने ग्रेजुएशन कर ली, जैसे बीकॉम है या बीएससी है या बीए है, ठीक है, ग्रेजुएशन कर ली। ये तो होती है आपकी नॉर्मल एजुकेशन का क्यूरिकुलम। अब कुछ स्पेशल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलते हैं, जो लोग पढ़े हुए नहीं है, जो इस रूट से नहीं आए हुए, अब उनको थोड़ी स्टार्टिंग से 12th पढ़ाएंगे फिर ग्रेजुएशन करवाएंगे। तो उन लोगों के लिए क्या करती है गवर्नमेंट ने बोला है कि बेरोजगारी दूर हो जाए, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए बहुत से स्किल डेवलपमेंट कोर्स चलाए जाते हैं। स्किल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, उनको केवल वही चीज सिखाई जाती है जिससे उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। ठीक है ना, सिलाई बुनाई हो जाता है या फिर कुकिंग हो जाता है, तो ऐसी कुछ चीजें इनको सिखाई जाती है। अब ये सिखाने वाली जो एक्टिविटीज है अगर ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड है तो इस पे जीएसटी माफ किया हुआ है। तो सिंपल है देखो, नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेड बाय एनएसडीसी, वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट कोर्स अंडर नेशनल स्किल सर्टिफिकेशन एंड मॉनेटरी रिवार्ड स्कीम, और एनी अदर स्कीम इम्प्लीमेंटेड बाय एनएसडीसी। तो सिंपल सी बात है, ये रिकॉग्नाइजिंग बॉडी है, इनके द्वारा जो कोर्स चलाए जा रहे हैं ना एनएसडीसी एसएससी, वो एग्जाम्प्ट हो जाएंगे, बाकी कोर्सेज के ऊपर एग्जामेशन नहीं है। कुछ और भी है जिस पे एग्जामेशन है, आगे वाली एंट्री में देखो। ठीक है, नेक्स्ट पे आओ देखो, अगला है स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव स्कीम, एस डी आई। सेम पर्पज, स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव स्कीम है, पर इसके अंदर ध्यान रखना है इसमें केवल जो असेसमेंट बॉडी की सर्विसेज है ना वो एग्जाम्प्ट है। मतलब जो एंड कंज्यूमर को सर्विसेज मिल रही है वो एग्जाम्प्ट नहीं है, जो असेसमेंट बॉडी है। असेसमेंट बॉडी क्या होती है कि एचडीआई का जो सर्विस दे रहा है, मान ली ये कंपनी है ए लिमिटेड, और ये एक्चुअल में सर्विस दे रही है स्किल डेवलपमेंट की, कोर्स चला रही है। इस ए लिमिटेड का जो असेसमेंट करती है, चेक करती है कि यह प्रॉपर सर्विसेज दे रहे हैं, इस असेसमेंट एजेंसी की सर्विसेज क्या है, एग्जाम्प्ट। ठीक है, जबकि ऊपर वाली एंट्री में ये जो एंड कंज्यूमर वाली सर्विसेज थी ये एग्जाम्प्ट थी। ओके, नेक्स्ट, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना। इसके अंदर जो ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स है, जो ट्रेनिंग दे रहे हैं लोगों को, उसकी फीस के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, वो माफ हो जाएगा। वही चल रहा है सेम। उसके बाद बोल रहे हैं गवर्नमेंट अंडर एनी ट्रेनिंग प्रोग्राम, अगर गवर्नमेंट सर्विस दे रही है किसी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम में जिसका टोटल एक्सपेंडिचर इज बोर्न बाय गवर्नमेंट, कोई जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि पैसा गवर्नमेंट की जेब से लग रहा है। ये लो, ये स्पेशल स्किल डेवलपमेंट की 4 एंट्री है। क्लियर है क्या?
चलो कुछ छोटी छोटी एक दो एंट्री और है। चलो छोटी नहीं है ये तो, बड़ी एंट्री है, इसको कल वाली क्लास में ले लेते हैं। चलो यहां तक लेते हैं आज, एंट्री नंबर 72 तक। पहले वाली एंट्री रिवाइज कर ली क्या आपने, जो लास्ट क्लास तक हुई थी? पक्का कर ली क्या ईमानदारी से? चलो ठीक है, वेरी गुड।